Hello students, this is Dr. Vinod Kalyamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. With this video, we are going to start a new unit. The name of that unit is nothing but the quantum mechanics part first. First of all, we will focus how the development of quantum mechanics took place. क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम फोकस करेंगे. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उस पॉइंट का नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप. जैसे कि आपको पता होगा अप टू द 1900 जो भी फिजिक्स था इट इज टोटली बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स. और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या आता है? न्यूटन्स लॉज, केपलर्स लॉज, हैमिल्टनियन प्रिंसिपल्स और लैग्रेंजियन इक्वेशन. इनके बेसिस पे जो भी फिजिक्स था उसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स. अब क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इजीली स्टडी कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो. ओके, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो हम हैमिल्टनियन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज़ करेंगे, और बहुत ही सिंपल सा है तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. केपलर्स लॉ के बेसिस पे हमने ये भी देखा है कि इन केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स हाउ द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. केपलर्स के 3 लॉज है. ओके, तो इन सभी लॉज के बेसिस पे जो भी फिजिक्स चल रहा था उसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स. लेकिन 1900 से पहले, कुछ साल पहले, अरे 20-25 साल पहले ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होके गए. उन एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे कि जिनके रिजल्ट्स, प्रैक्टिकल जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. तो यहाँ पे कौन से एक्सपेरिमेंट्स है? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इट इज नथिंग बट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सेकंड एक्सपेरिमेंट इट इज नथिंग बट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. थर्ड एक्सपेरिमेंट इज अ कॉम्पटन इफेक्ट. तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे कि उनके जो भी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आ रहे थे उन रिजल्ट्स को ना तो क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें वेव मैकेनिक्स भी आता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. ओके, अब उनका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे पा रहा था. तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी पुटअप किया है. आप सब लोग जानते हो अच्छी तरह से, दैट इज द थ्योरी ऑफ फोटॉन्स. लाइट इज कंसिस्ट ऑफ इन फोटॉन्स. सो 1900 में मेरे ख्याल से 14 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस में मैक्स प्लैंक्स ने एक थ्योरी पुटअप किया है. इट इज कॉल्ड एज मैक्स प्लैंक्स थ्योरी. और ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी, ओके, जैसे कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो भी रिजल्ट्स थे उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया. फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट्स जो भी थे, रिजल्ट्स जो भी थे, इन रिजल्ट्स को आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक के थ्योरी के बेसिस पे, जो कि 14 दिसंबर 1900 को उन्होंने पुटअप किया था, उस थ्योरी के बेसिस पे इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. और उसी थ्योरी के बेसिस पे इन दोनों के भी रिजल्ट्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो रहे थे. तो मैक्स प्लैंक ने जो भी थ्योरी पुटअप किया है, ओके, सो उस थ्योरी के बेसिस पे एक नया फिजिक्स का डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ, एक नए ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ है. उस ब्रांच को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी उदय है, जो हम बोलेंगे उसका जो जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? 14 दिसंबर 1900. और इसलिए वो दिन आज भी क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थडे करके मनाते हैं बहुत सारी जगह पे. ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स एग्जैक्टली क्या है वही हमें देखना है स्टेप बाय स्टेप. लेकिन उसके पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली कि इन जो भी रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स थे, इनके जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे उन रिजल्ट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स
कहाँ पे फेल हो रहा था वो हम डिस्कस करेंगे, और उन रिजल्ट्स को क्वांटम मैकेनिक्स ने कैसे एक्सप्लेन किया वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, सो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी और विच बॉडी इज कॉल्ड एज एन ब्लैक बॉडी। किस बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कह सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, ब्लैक बॉडी। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, अब इस बॉडी के ऊपर अगर कुछ रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहे हैं, कुछ रेडिएशंस अगर इंसिडेंट हो रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, जब ये रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे तो ये बॉडी के ऊपर इन रेडिएशन का इफेक्ट क्या होगा? सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज देयर। जो भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है उस रेडिएशन में से कुछ पार्ट ये बॉडी एब्सॉर्ब कर सकता है, कुछ पार्ट ये बॉडी ट्रांसमिट कर देगा, और कुछ पार्ट इस रेडिएशन का वो रिफ्लेक्ट कर देगा। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज देयर। जब भी रेडिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उस रेडिएशन का कुछ पोर्शन वो बॉडी एब्सॉर्ब कर लेगा, कुछ पोर्शन वो ट्रांसमिट कर देगा, और कुछ पोर्शन वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ये डिपेंडिंग है कि उस बॉडी का नेचर कैसा है। ऐसे कुछ बॉडीज भी अवेलेबल है जहां पे ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एब्सॉर्प्शन होगा और रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे भी कुछ बॉडीज है जिसमें रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा, ट्रांसमिशन होगा और कुछ पोर्शन वो एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन हमें डिफाइन करना है ब्लैक बॉडी। ओके, सो ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी which absorb all the radiation without any reflection, without any refraction. Okay, whatever the radiation incident on that body, if that body absorb all the radiation, then that type of body it is called as a black body. मैं रिपीट करता हूँ कि किसी भी बॉडी का नेचर ऐसा है कि जब भी कोई भी लाइट या रेडिएशंस उस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट होते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी वहाँ पे है, 3 पॉसिबिलिटीज वहाँ पे है। द फर्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ रेडिएशन गेट एब्सॉर्ब, सम पार्ट ऑफ रेडिएशन गेट रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट ऑफ रेडिएशन गेट ट्रांसमिटेड। ओके, अब ये डिपेंड है कि कितना पोर्शन ट्रांसमिट कर रहा है, कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना पोर्शन एब्सॉर्ब कर रहा है। ये डिपेंड है कि इस बॉडी का नेचर कैसा है। कुछ बॉडीज, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ बॉडीज ये पूरा का पूरा रेडिएशन क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। कुछ बॉडीज ट्रांसमिट कुछ नहीं करेंगे, कुछ पोर्शन एब्सॉर्ब करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन रिफ्लेक्ट करेंगे, लाइक दैट वन। लेकिन हमें ऐसे बॉडीज के बारे में बात करना है जो बॉडीज पूरी की पूरे रेडिएशन को क्या कर रहा है, वो एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, सो ब्लैक बॉडीज आर दोज बॉडीज विच एब्सॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। जितने भी रेडिएशन उस बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं सभी के सभी रेडिएशन वो क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। अब जब हम रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ सकते हैं। उस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है, या उसमें कौन कौन से वेवलेंथ के वेव्स है। सेकंड वन इज इंटेंसिटी कितना है रेडिएशन की। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ, whatever the wavelength, whatever the intensity, अगर रेडिएशन कुछ भी इसके ऊपर फॉल हो रहा है तो ये पूरा का पूरा बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उस बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। अब ये भी जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर ही दिखना चाहिए। ओके, तो हम कुछ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट भी देखने वाले हैं। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर देखते हो तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो 100% ब्लैक बॉडी करके काम करे, यानी ब्लैक बॉडी करके काम करे कि उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, व्हाट एवर देयर वेवलेंथ, व्हाट एवर देयर इंटेंसिटी, वो सभी को एब्सॉर्ब करेगा। ऐसे बॉडीज प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। ओके, प्रैक्टिकली कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा ब्लैक बॉडी करके एक्ट नहीं होता है। तो हम कुछ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट करेंगे जिसके कारण वो बॉडी ब्लैक बॉडी करके एक्ट होगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि लैम्प ब्लैक, ओके, लैम्प ब्लैक की बात करते हैं तो लैम्प ब्लैक मैक्सिमम ये 96% रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेता है।
96% रेडिएशन वो एब्सॉर्ब करता है लैम्प ब्लैक। अगर मैं बात करता हूं प्लैटिनम ब्लैक की, दिस प्लैटिनम ब्लैक एब्सॉर्ब अराउंड 98% ऑफ रेडिएशन व्हाट एवर इंसिडेंट ऑन इट। जो भी रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं उसका 98% वो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। अगर लैम्प ब्लैक की बात करते हैं, लैम्प ब्लैक मीन्स दिए के ऊपर का जो भी ये जा रहा है उसको अगर हमने एक सरफेस के ऊपर कलेक्ट कर लिया, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लैम्प ब्लैक। ओके, आपने घर पे देखा होगा बहुत सारी जगह पे ऐसा एक लेयर आता है उस लैम्प की वजह से ऊपर, तो ब्लैक कलर का, तो उसको हम बोलेंगे लैम्प ब्लैक। तो वो कितना रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है, 98%। प्लैटिनम ब्लैक कितना एब्सॉर्ब करता है, सॉरी लैम्प ब्लैक कितना एब्सॉर्ब कर रहा है, 96%। प्लैटिनम ब्लैक कितना एब्सॉर्ब करता है, 98%। ओके, सो इसलिए इससे ऊपर ऐसा कोई बॉडी नहीं कि इससे ज़्यादा कोई अमाउंट एब्सॉर्ब करे, तो प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे कुछ साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइप्स के बॉडी का डिज़ाइन किया कि वो 100% एब्सॉर्ब करे। तो उसमें से हम एक फेरी का मॉडल लेने वाले हैं। फेरीज ब्लैक बॉडी। ओके, अब इस फेरिस ने कैसा स्ट्रक्चर दिया है वो देख लीजिएगा। उन्होंने एक मेटल का स्पीयर लिया, 3 डायमेंशन में थोड़ा इमेजिन कीजिए, मेटल का स्पीयर उन्होंने लिया है। जो भी स्पीयर उन्होंने कंसिडर किया है, ओके, जो भी स्पीयर उन्होंने इमेजिन किया है, दैट स्पीयर इट इज कोटेड विद द लैम्प ब्लैक इंटरनल। एक हॉलो टाइप का उन्होंने स्पीयर कंसिडर किया है, मेटल से बना हुआ है। ओके, उसके बाद ये इनर पोर्शन है, ये आउटर पोर्शन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे वैक्यूम है, दिस इज द इवैक्यूलेटेड, ओके, वैक्यूम है, और यहाँ पे उसको एक छोटा सा होल प्रोवाइड कर दिया लाइक दिस वन। उस पूरे स्पेरिकल इसको एक होल छोटा सा दिया है। ओके, अब यहाँ पे जो भी इनर पोर्शन है which is made up of metal, this inner portion it is coated with the lamp black। so इस inner portion को lamp black से उन्होंने कोट कर दिया। ये spherical form में है, it is not in a circular form, remember that। दिख रहा है आपको सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन है ये स्पेरिकल फॉर्म में। ओके, ये लैम्प ब्लैक को उन्होंने कोट कर दिया, लैम्प ब्लैक से उन्होंने कोट कर दिया। एक स्मॉल ओपनिंग यहाँ पे है, ओके, जिसमें से हम रेडिएशन को पास करने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा दिखा लेता हूँ यहाँ पे। सो दिस इज द स्मॉल होल विच इज अवेलेबल हियर। ओके, अब यहाँ पे होल के एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे एक स्मॉल उन्होंने न्यूमेरिकल एपर्चर दिया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोनिकल जैसा, कोनिकल एपर्चर यहाँ पे हम बोलेंगे। सो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही लाइट, कोई भी लाइट रेज इंसिडेंट होगा, दिस वन इज आल्सो कोटेड विद द लैम्प ब्लैक। ओके, ये कोनिकल एपर्चर है। ओके, जैसे ही कोई रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट होगा लाइक दिस वन, इस होल में से पास होते हुए, तो वो रेडिएशन डायरेक्टली इसके ऊपर इंसिडेंट होगा। और जैसे वो इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, तो यहाँ से जैसे फर्स्ट इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका, इस रेडिएशन का 96% रेडिएशन वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो इसने 96% यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लिया, क्योंकि रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट हुए थे। दिस इज एक्ट एज अ वन सरफेस। ओके, जो भी लैम्प ब्लैक यहाँ पे हमने कोट किया, वो सरफेस करके एक्ट कर रहा है। उसने कितना एब्सॉर्ब कर लिया वहाँ पे, 96%। अब बचा हुआ कितना है, 4% वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, क्योंकि हमने इसको इवैक्यूलेटेड किया है, तो इसके कारण रेडिएशन का ट्रांसमिशन इधर नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे 4% जो भी है इट इज ट्रांसमिटेड। ओके, सॉरी, इट इज रिफ्लेक्टेड। 4% रिफ्लेक्ट कर दिया है। जैसे ही वो 4% यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो और वो यहाँ पे इंसिडेंट होगा। अब यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद उस 4% का 96% और वो एब्सॉर्ब करेगा।
ओके 4% का 96% वो एब्सॉर्ब कर लेगा। जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो रेडिएशन यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाएगा। सो इन दिस वे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इन दिस वे। सो विद द मल्टीपल रिफ्लेक्शन हर इंसिडेंट पे कितना वो एब्सॉर्ब कर रहा है 96%। ओके तो उसकी क्वांटिटी कम कम होती जा रही है और कुछ देर बाद वो 100% वहाँ पे एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। अब जो रेडिएशन यहाँ से एंट्री हुआ था जिस रेडिएशन का, वो इसी चेंबर के अंदर ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन वो एब्सॉर्ब हो रहा है। सो देयरफॉर दिस बॉडी इट इज एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि कोई भी रेडिएशन अगर उसके अंदर उसमें से पास होता है और इंसिडेंट होकर वो वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में वो पूरा एब्सॉर्ब कर ले रहा है। एक ही इंसिडेंट में वो 96% एब्सॉर्ब कर रहा है। अगर हम प्लैटिनम ब्लैक का कोटिंग करते हैं तो 98% उसने एब्सॉर्ब किया होता है। ओके सो यहाँ पे जो भी रेडिएशन वॉट एवर देयर इंटेंसिटी, वॉट एवर इट्स वेवलेंथ, कितना भी उसका वेवलेंथ हो, कितना भी उसका इंटेंसिटी हो, अगर ऐसे रेडिएशन को आप पास कर रहे हो तो वो पूरा का पूरा वो एब्सॉर्ब कर लेगा। सो दिस इज नथिंग बट द प्रैक्टिकल अरेंजमेंट विच गिव्स अ ब्लैक बॉडी। क्या दे रहा है हमें? वो ब्लैक बॉडी दे रहा है, एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट है। ओके अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है एग्जैक्टली ब्लैक बॉडी हम किसे कहेंगे? क्या इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे स्फीयर को हम ब्लैक बॉडी कहेंगे? द आंसर इज दैट नो। ब्लैक बॉडी सिर्फ और सिर्फ हम इसको कहने वाले हैं, दिस पोर्शन जिस होल से ये एंट्री कर रहा है। ओके जिस होल से इसका एंट्री हो रहा है उस होल का जो भी एरिया होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज एन ब्लैक बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज एन ब्लैक बॉडी, क्योंकि रेडिएशन इसके अंदर जाने के बाद, इसमें से पास होने के बाद वो पूरा का पूरा वहां पे एब्सॉर्ब हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन रेडिएशन। इसको क्या, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज एन ब्लैक बॉडी। सो दिस रिप्रेजेंट द ब्लैक बॉडी। ओके सिर्फ इसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे, नॉट दिस होल थिंग इज अ ब्लैक बॉडी। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि पूरा का पूरा ब्लैक बॉडी है। अब ये मॉडल किसने दिया है? फेरिस ने दिया है। ओके अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, जो भी बॉडी ब्लैक बॉडी हम जिसे कह रहे हैं, उस ब्लैक बॉडी का एब्सॉर्प्शन अगर ज़्यादा है तो उसका एमिशन भी ज़्यादा ही होगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, जितना बॉडी का एब्सॉर्प्शन पावर होता है उतना ही उसका एमिशन पावर होता है, यानी जितना वो रेडिएशन एब्सॉर्ब कर सकता है उतना वो इमिट कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी है तो ये 100% एब्सॉर्ब कर रहा है, तो ये 100% इमिट भी करेगा, ये 100% इमिट भी करेगा। गुड एब्सॉर्बर इज अ गुड इमिटर, ऐसा कहना किसका है? किरचॉफ्स का है। ओके तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, गुड एब्सॉर्बर इज अ गुड इमिटर। सो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्सॉर्बर, क्योंकि ये जो भी रेडिएशन इसके ऊपर हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर रहा है। अब ऐसे ब्लैक बॉडी को अगर हम ऐसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं किसी कारणवश, ओके अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे इट स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन। अभी तक वो एब्सॉर्ब कर रहा था, अब वो क्या करेगा? इमिट भी करेगा। इमिट क्यों करेगा? अगर उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट करेगा। अब वो जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है उस रेडिएशन के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। मैं रिपीट करता हूँ, हमें ब्लैक बॉडी को हमने डिफाइन कर चुके हैं कि ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्सॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन वॉट एवर इंसिडेंट ऑन इट, irrespective of its wavelength, irrespective of its intensity। इंटेंसिटी कितना भी ज़्यादा हो, कितना भी कम हो, वेवलेंथ कुछ भी हो, कि कोई भी रेडिएशन अगर इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब करता है, तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी कहेंगे। ओके गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स। तो ये बॉडी अगर सब कुछ एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो सब कुछ इमिट भी कर सकता है। ओके तो इस बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इट स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन। दिस ब्लैक बॉडी स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन, और वो जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है वही रेडिएशन के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो भी हमें डिस्कस करना है, इट इज नथिंग बट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
ओके, ये फेरिस मॉडल था, इसको मैं हटा देता हूं। What are the black body radiation? The radiation which is emitted by black body. Okay, when we maintain at a particular temperature of that black body, it start emitting radiation. Okay, now let us imagine that this is a black body. Let us imagine that this is a black body. यहाँ पे एक black body हम consider कर रहे हैं. Okay, this is the black body. So इस black body को जब हम heat कर रहे हैं, जब इसका हम temperature बढ़ा रहे हैं इस ब्लैक बॉडी का, ओके, तो इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद दिस ब्लैक बॉडी स्टार्ट हीटिंग रेडिएशन। इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये इमिट करना स्टार्ट करेगा रेडिएशन को। जो भी रेडिएशन यहाँ पे इमिट हो रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो भी रेडिएशन यहाँ से इमिट हो रहा है, ऐसे रेडिएशन को यहाँ पे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। अरे जो भी रेडिएशन इस बॉडी ने इमिट किया है ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, बिकॉज वी मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी एट अ हाई, ओके, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ये रेडिएशन इमिट करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो भी रेडिएशंस हमें मिल रहे हैं, दे केम फ्रॉम द ब्लैक बॉडी एंड दिस रेडिएशंस आर कॉल्ड एज एन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इन रेडिएशंस को हमें अभी एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, अब इन रेडिएशन को एनालिसिस करने से पहले व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम, ओके, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या है, ये सब कुछ समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ प्रिज्म। एक प्रिज्म हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, ओके, इस प्रिज्म में से अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, ओके, व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं, अब आपको पता है कि व्हाइट लाइट इज अ मोनोक्रोमेटिक, सॉरी इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जो भी व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, जो भी लाइट मेरे ऊपर आ रहा है इट इज अ वाइट लाइट। कौन सा लाइट है वो? वाइट लाइट। वाइट लाइट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, इट कंटेन ऑल वेवलेंथ, इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ओके, तो अगर ऐसे सनलाइट को या वाइट लाइट को हम एक प्रिज्म में से पास करते हैं, तो ड्यू टू द डिस्पर्शन, ओके, जो भी वेव्स इसमें से डिस्पर्स हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ उनका डिस्पर्शन चेंज होगा। सो देयरफॉर व्हाट हैपन, सो जब हम पूरे व्हाइट लाइट को उस प्रिज्म में से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके आउटपुट में जो भी वेव्स हमें मिलेंगे, जो भी वेव्स हमें मिलेंगे, आपको पता है, सो वी गेट 7 कलर्स रेडिएशन। इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेड, ओके, इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेड अप टू द वायोलेट, जिसको हम विबजर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी हमें लाइट मिल रहा है, ओके, प्रिज्म क्या कर रहा है? प्रिज्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लाइट को या अरेंज कर रहा है लाइट को अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ्स। ओके, रेड वेवलेंथ से लेके वायोलेट वेवलेंथ तक जो भी हमें विजिबल स्पेक्ट्रम में आंखों से दिख सकता है, तो उतना वेवलेंथ को, सभी वेव्स को उनके वेवलेंथ के हिसाब से वो उनको सेपरेट कर रहा है। मान के चलिए कि एक रेड कलर का वेव यहाँ से पास हो रहा है, तो वो वेव यहाँ से जब पास होगा तो उसको सेपरेट किया जाएगा, वो 100% यही से जाएगा और यहीं पर इंसिडेंट होगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड एज एन स्पेक्ट्रम। ये जो भी पोर्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम। ओके, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? इट इज नथिंग बट द अरे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। ओके, तो यहां पे देखिए रेड सबसे ऊपर आएगा, वायोलेट सबसे नीचे आएगा। अब मान के चलिए कि आपने यहां से व्हाइट लाइट ना पास करते हुए, क्योंकि जो बात मैं यहां पे कर रहा हूं उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज इसको समझ में होने वाला है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने में होने वाला है। सो देयरफॉर इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर व्हाइट लाइट है तो व्हाट इज अ व्हाइट लाइट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल लाइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल वेव्स। ओके, इसमें ग्रीन कलर के भी वेव्स है, इसमें येलो कलर के भी वेव्स है, इसमें ऑरेंज कलर के भी वेव्स है, इसमें रेड कलर के भी वेव्स है, और जो हमें दिखते नहीं ऐसे भी वेव्स इसमें हो सकते हैं। जब ऐसे पूरे मिक्सचर को हम पास कर रहे हैं प्रिज्म में से, जिसको हम बोलेंगे पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जनरल वर्ड में मैं मिक्सचर यूज कर रहा हूं। ओके, तो ऐसे पॉलीक्रोमेटिक लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास कर रहे हैं, तो ये प्रिज्म क्या कर रहा है? ये प्रिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन वेव्स को उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और अरेंज कर रहा है।
प्रिज्म क्या कर रहा है, उन वेव्स को उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करके दे रहा है। ओके, जितने भी रेड कलर के वेव्स थे वो यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रहे, जितने भी येलो कलर के वेव्स थे वो यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रहे, जितने भी वायलेट कलर के वेव्स थे वो यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रहे। अब मान के चलिए कि जो भी हमारा पॉलीक्रोमेटिक लाइट था, इसमें अगर येलो कलर के बहुत ज्यादा वेव्स है, येलो कलर के बहुत ज्यादा वेव्स है एज कंपेयर टू द वायलेट लाइट के वेव्स, एज कंपेयर टू द रेड कलर के वेव्स। ओके, इनके अलावा यानी इन दोनों के अलावा येलो कलर के बहुत ज्यादा वेव्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए सिर्फ ये जो भी है इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक, बट इसमें वेव्स है सिर्फ 3 टाइप के वेव्स है। एक है रेड कलर के वेव्स जिनकी क्वांटिटी हम लेंगे 20 वेव्स, एक लेंगे येलो कलर के वेव्स जिनकी क्वांटिटी हम लेंगे 200, और तीसरा हम लेंगे वायलेट कलर का वेव्स जिसके वेव्स है टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो भी है इट इज इक्वल्स टू 20। जस्ट समझने के लिए बहुत ही जनरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि जो भी लाइट हम इंसिडेंट करने वाले हैं इसमें सिर्फ 3 टाइप के वेव्स है, रेड, येलो, वायलेट, लेकिन क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, येलो की। जब ये प्रिज्म में से पास होंगे, जब ये वेव्स प्रिज्म में से पास होंगे, प्रिज्म में से पास होने के बाद ओके, यहाँ पे हमें जो भी स्पेक्ट्रम मिलेगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा सिर्फ 3 लाइन्स हमें मिलने वाली है। एक होगा रेड का, दूसरा होगा वायलेट का और तीसरा होगा येलो का। ओके, तीसरा होगा येलो का। ये ऊपर नीचे हो सकता है, हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो क्योंकि 3 टाइप के वेव्स थे तो तीनों टाइप के वेव्स को ये सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेट करके अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ ये यहाँ पे भेज रहा है। कुछ वेव्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ वेव्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ वेव्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे एक वेव्स को ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल वन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्टली मैं ऐसे बता नहीं रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, हमें सिर्फ ये समझना है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे जो भी 3 लाइंस आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम। इसके पहले जो भी था उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी जो भी मिल रहा है हमें यहाँ पे सिर्फ डॉट मिलेंगे। ओके, अगर पूरा स्पेक्ट्रम डेवलप करते तो एक लाइन मिलेंगे हमें। सो देयर आर 3 लाइंस, लेकिन कौन से वेव्स ज़्यादा थे, येलो कलर के, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डार्क लाइन मिलेगा। लाइन की विड्थ उतना ही रहेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे येलो वेव्स जो भी थे ये 200 थे, इसलिए उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे हमें जो भी वेव्स का लाइन मिलेगा उसका ये कलर ज़्यादा रहेगा, यानी डार्क रहेगा एज कम्पेयर टू दिस 2। ओके, विड्थ तीनों का सेम रहेगा, विड्थ चेंज नहीं होगा, तीनों लाइन स्पेक्ट्रम में रहेंगे। ओके, तीनों लाइन रहेगा लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इसकी इंटेंसिटी कम रहेगा, इसकी इंटेंसिटी कम रहेगा। ओके, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है सिर्फ 20 वेव्स को, ये करस्पॉन्डिंग है 200 वेव्स को, ये करस्पॉन्डिंग है 20 वेव्स को। ओके, दिस इज नथिंग बट द येलो। सो आपने ये भी देखा यहाँ पे कि भले ही पॉलीक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे जो भी उसके स्पॉट्स हमें मिलते हैं, लाइन्स जो भी मिलते हैं, उनके इंटेंसिटी के बेसिस पे ओके, उसका इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, यानी इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ वेव्स उस वेवलेंथ के ज़्यादा होना चाहिए, लाइक दिस वन। सो ये है स्पेक्ट्रम। ऐसे ही स्पेक्ट्रम अब हमें स्टडी करना है इसका ब्लैक बॉडी का। ओके, सो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम स्टडी करने के लिए हम प्रिज्म यूज नहीं करेंगे, हम स्पेशली स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस आता है और अलॉन्ग विद दैट स्पेक्ट्रोमीटर हम बोलोमीटर यूज करेंगे। इन दोनों के कारण, इन दोनों के हेल्प से हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रम को जब स्टडी करेंगे तो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कैसे रहेगा वो देखिएगा। जो भी स्पेक्ट्रम यहाँ पे आएगा आफ्टर द स्टडी ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, वो स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से जो भी स्पेक्ट्रम आएगा उस स्पेक्ट्रम को अगर हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो वो ग्राफिकली कैसे रहेगा वो देखिएगा। ओके, यहाँ पे ब्लैक बॉडी था। ओके, ब्लैक बॉडी था। सो ब्लैक बॉडी को हम अलग अलग टेम्परेचर पे यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, अलग टेम्परेचर पे हम मेंटेन कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि इसका टेम्परेचर जो भी है, दैट टेम्परेचर इट इज इक्वल्स टू 1000 केल्विन, 1000 केल्विन।
टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन। ओके, सो 1000 केल्विन इतना टेम्परेचर यहाँ पे है अभी ब्लैक बॉडी का, इसको हम ब्लैक बॉडी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हर डायरेक्शन में रेडिएशन इमिट करेगा, हमें हर डायरेक्शन में जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इस डायरेक्शन में जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं उनको सिर्फ एनालाइज करेंगे, क्योंकि सभी डायरेक्शन में सेम टाइप ऑफ रेडिएशन वो इमिट करेगा। ओके, इस डायरेक्शन में जो भी रेडिएशन वो इमिट कर रहा है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे, और एनालाइज करने के बाद एनालाइज करने के बाद जो भी स्पेक्ट्रम मिल रहा है उस स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ड्रॉ करते वक्त अलॉन्ग वाई एक्सिस हम यहाँ पे ई लैम्डा लेने वाले हैं, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम लैम्डा लेने वाले हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द ई लैम्डा एंड व्हाट इज द लैम्डा, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द ई लैम्डा? ओके, इट इज कॉल्ड एज एन इमिसिव पावर of corresponding wavelength, of corresponding given wavelength. It is the emissive power. What is the emissive power? It is the total radiant energy emitted by the black body per unit area per second. यानी इसके यूनिट एरिया में से एक सेकंड में जो भी रेडिएशन इमिट हो रहे हैं हैविंग द वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा, हैविंग द वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा, उसको हम कहेंगे ई लैम्बडा। एक बार रिपीट करता हूँ, ई लैम्बडा इज नथिंग बट द इमिसिव पावर ऑफ corresponding to the wavelength lambda. तो ये जो भी E lambda है, it is called as an emissive power. It is the total radiant energy emitted by the black body per unit area per second. एक सेकंड में एक यूनिट एरिया उस ब्लैक बॉडी में से उस वेवलेंथ के कितना रेडिएशन इमिट हो रहा है, that is called as an emissive power. ओके, सो ई लैम्बडा। सो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ई लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा। लैम्बडा इज नथिंग बट द वेवलेंथ, दिस ई लैम्बडा इज नथिंग बट द इमिसिव पावर। ओके, सो यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम। सो दिस इज द ओरिजिन, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80। ओके, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो दे आर नथिंग बट द इनटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम यूनिट ले लेते हैं, 10⁻³ एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द 30 × 10⁻³ एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? मीटर में वगैरह कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, ये होगा एक स्केल। अब दूसरा स्केल हम यहाँ पे लेते हैं, अलॉन्ग दिस वन स्केल जो भी होगा इट इज लाइक दिस वन, it's a 4, 8, 12, this one is a 16, 20, 24। ये सबको मल्टीप्लिकेशन रहेगा इंटू 10⁻⁻10 एंड 4 × 10⁻⁻10, 12 × 10⁻⁻10 लाइक दिस वन। अब ये जो भी है हमने इमिसिव पावर लिया है, तो इमिसिव पावर का यूनिट क्या होना चाहिए? इट इज नथिंग बट द वैट पर मीटर स्क्वायर। ओके, वैट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट टाइम है तो जूल पर सेकंड को हम क्या ले लेंगे? वैट ले लेंगे। ओके, सो अलॉन्ग वाई एक्सिस हमने लिया है ई लैम्बडा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने लिया है लैम्बडा। ओके, व्हाट इज द ई लैम्बडा? इमिसिव पावर। अब जब आप ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाले जो भी रेडिएशन है उनको एनालाइज कर रहे हो, तो जब हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रखा था 1000 केल्विन, उस वक्त जो भी रिजल्ट्स आएंगे, जो भी स्पेक्ट्रम आएगा, दैट स्पेक्ट्रम इट इज लाइक दिस वन, दैट स्पेक्ट्रम इट इज लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। ओके, सो ये जो भी स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है इट इज करस्पॉन्डिंग टू द 1000 केल्विन। ओके, इट इज करस्पॉन्डिंग टू द 1000 केल्विन। जब हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना रखा था? 1000 केल्विन। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका करस्पॉन्डिंग ई लैम्बडा बढ़ रहा है। ओके, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ई लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम है, उसके बाद जैसे जैसे और वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे ई लैम्बडा की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस। सो as the lambda increases, first of all from the starting, as the lambda increases, E lambda goes on increases, okay, reaches maximum value at a corresponding wavelength. After that with increasing again wavelength, E lambda goes on decreases. तो ये जो भी corresponding value है, ये जो भी corresponding value है इसे हम represent करेंगे यहाँ पे. So this is called as an
लैम्बडा मैक्स। ओके ये जो भी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये लैम्बडा मैक्स है, इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एमिसिव पावर हो रहा है। ओके इस वेवलेंथ का मैक्सिमम एमिसिव पावर है। ओके ये था पहला। अगर हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा दिया, मान के चलिए अब हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर किया 1250 केल्विन, 250 केल्विन से और बढ़ा दिया हमने। जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अब मान के चलिए कि आप एक बल्ब, आप ये करके देख सकते हो एक्सपेरिमेंट। सो दिस इज अ वन बल्ब, ओके टंगस्टन फिलामेंट है। अब टंगस्टन फिलामेंट जो भी है बल्ब का, ओके तो यहाँ पे हम कुछ वोल्टेज दे रहे हैं। जो भी वोल्टेज हम देंगे, मान के चलिए दिस इज अ वेरिएबल वोल्टेज। अगर यहाँ पे हमने वोल्टेज को दे दिया मान के चलिए 20 वोल्ट, क्या बल्ब का ग्लो होगा कि नहीं होगा? आपको आंखों से नहीं देखेगा। ओके क्योंकि इसको पूरा ग्लो होने के लिए जो भी हम फिलामेंट इनकैंडेसेंट बल्ब यूज करते हैं, फिलामेंट वाले, टंगस्टन फिलामेंट वाले, ओके उन बल्ब को अक्सर देखा होगा आपने कि वो ग्लो होने के लिए अगर 100 वाट का बल्ब लेता हूँ या 60 वाट का बल्ब लेता हूँ तो पूरा ग्लो होने के लिए कितना वोल्टेज लगता है? मोर देन 200, ओके अराउंड 240 और 220 वोल्ट। उतना वोल्टेज आप उसको देते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो ही वो ग्लो होगा। अब वो ग्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे रेजिस्टिव मटेरियल है। ओके सो जैसे ही उसमें से करंट पास हो रहा है तो उस करंट के कारण वहां पे टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है और उस टेम्परेचर के कारण ही वो ग्लो हो रहा है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे अगर मैं 20 वोल्ट दे रहा हूँ सिर्फ बल्ब अक्रॉस द बल्ब 20 वोल्ट दे रहा हूं तो 20 वोल्ट के वक्त उसमें से जो भी करंट फ्लो होगा उस करंट की क्वांटिटी कम होगा। अगर करंट की क्वांटिटी कम है तो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो फिलामेंट ग्लो ज़्यादा नहीं होगा। ओके लेकिन टेम्परेचर है वहां पे उस फिलामेंट को तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है। ये जो भी रेडिएशन इमिट करेगा वो हमें आंखों से नहीं दिखेगा क्योंकि उसका जो भी वेवलेंथ है वो स्पेक्ट्रम विजिबल रीजन में नहीं आ रहा है। ओके विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन में नहीं आ रहा है इसलिए हमें नहीं दिख सकता। लेकिन अगर हमने इसके अलावा अगर 40 वोल्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ओके जैसे 40 वोल्ट अप्लाई करोगे तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होने से टेम्परेचर और वहाँ पे बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली अब वो थोड़ा थोड़ा ग्लो होना स्टार्ट होगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि उसका कलर सबसे पहले कौन सा दिखेगा आपको? द आंसर इज दैट यस इट इज़ अ रेड। रेड सबसे पहले दिखेगा और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये कन्वर्ट होगा थोड़ा ऑरेंज में। ओके ज़्यादा ऑरेंज होगा, उसके बाद वो येलो में कन्वर्ट होगा। तो इन दिस वे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप अगर सिर्फ फिलामेंट को अगर ऑब्जर्व करते हो केयरफुली तो वो फिलामेंट का कलर ये डिपेंड करेगा कि उस फिलामेंट का टेम्परेचर कितना है। अगर वो आपको रेड कलर दिख रहा है तो इसका मतलब है उसमें जो भी रेडिएशन इमिट हो रहा है उसमें रेड कलर के वेव्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। इस चीज़ को थोड़ी सी पकड़ो, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको थोड़ा समझो। अगर हम वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाते हो तो उस फिलामेंट से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से वो जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है उसका कलर येलो हो रहा है। और ज़्यादा टेम्परेचर ओके कुछ देर बाद आपको वो पूरा वाइटिश दिखेगा। वाइट कलर का क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब उसमें सभी वेवलेंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये जो भी स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है इसमें ये मैक्सिमम वेवलेंथ दिख रहा है। ओके सेम आप इस फिलामेंट का भी इमेजिन कर सकते हो। जब हमने 20 वोल्ट अप्लाई किया था, 40 वोल्ट अप्लाई किया था, वो हमें थोड़ा रेडिश दिख रहा है, रेड कलर का, उसमें वेवलेंथ ज़्यादा होना चाहिए। बाकी वेवलेंथ है लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर हमने 60 वोल्ट दे दिया, 60 वोल्ट को या 80 वोल्ट दे दिया, 80 वोल्ट को ये थोड़ा ऑरेंजिश हो रहा है, ऑरेंज कलर का हो रहा है, तो इसका मतलब है तो उसका जो भी स्पेक्ट्रम था दैट स्पेक्ट्रम इट इज समवट शिफ्टेड। ओके पूरे इसकी इंटेंसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन स्पेक्ट्रम क्या हो रहा है इसका? तो इट इज समवट शिफ्टेड। अब जो भी था मैक्सिमम वाला वो मैक्सिमम वाला थोड़ा शिफ्ट हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से समझो। पहले अब एग्जैक्टली ये स्केल इसको मैच नहीं करता है। ये स्केल जो भी है ये ब्लैक बॉडी का है लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम है। ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूं। ओके तो यहां पे देखिए
जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेड में से ऑरेंज कन्वर्ट होगा। अब मुझे बताइए कि ऑरेंज का वेवलेंथ ज़्यादा है कि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है? तो आंसर है रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, ऑरेंज का वेवलेंथ कम है। तो आपने जैसे ही वोल्टेज बढ़ा दिया इसका कलर चेंज हो गया, इट इज शिफ्टेड फ्रॉम रेड टू ऑरेंज। ओके, और ओवरऑल इंटेंसिटी देखो तो इंटेंसिटी भी बढ़ चुका है। अब यहाँ पे अगर देखते हो आप यहाँ पे, तो सबसे पहले वो रेड को बिलोंग कर रहा था, उसका वेवलेंथ मैं डबल से बता रहा हूँ कि ये स्केल उसको मैच नहीं करता, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जैसे हम रेड से ऑरेंज शिफ्ट हो रहे हैं तो वेवलेंथ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? वेवलेंथ कम हो रहा है। तो मैक्सिमम जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ कम हो रहा है। तो हम सेकंड देख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट द वेवलेंथ कम। ओके, लैम्बडा एम यानी लैम्बडा मैक्स बोलेंगे या लैम्बडा एम या लैम्बडा मैक्स ही बोलेंगे हम। सो लैम्बडा मैक्स, यहाँ पे मैं मैक्स। ओके, सो पहले इसके लिए लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इतना था। अब जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, जैसे यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ा तो रेड से ऑरेंज हुआ, रेड का वेवलेंथ और ऑरेंज का वेवलेंथ कंपेयर करते हैं तो ऑरेंज का वेवलेंथ कम होगा। सो यहाँ पे ऑरेंज उसका लैम्बडा मैक्स बनेगा। ओके, और इस केस पे इस टेम्परेचर पे दिस इज अ लैम्बडा मैक्स। सो ये स्पेक्ट्रम कौन से टेम्परेचर पे है? दिस इज स्पेक्ट्रम एट 1250 केल्विन, 1250 केल्विन। ओके, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये ऑरेंज में शिफ्ट हुआ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं मिक्स कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 120 वोल्ट कर रहा हूँ या 180 वोल्ट कर रहा हूँ, 180 वोल्ट। अब 180 वोल्ट जब करोगे आप, ओके, 180 वोल्ट जब आप कर रहे हो तो उस वक्त ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में कन्वर्ट होगा। ओके, तो अब कलर चेंज हो रहा है, येलो में आ गया। ओके, येलो में एज कंपेयर टू ऑरेंज, येलो का वेवलेंथ कम है कि ज़्यादा है? कम है। तो जैसे वोल्टेज बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ा तो और वेवलेंथ कम हो गया। सो ये मैक्सिमम लैम्बडा मैक्स की वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं। तो उसी तरह जब यहाँ पे हम टेम्परेचर 1600 केल्विन करेंगे, ओके, 1600 केल्विन करेंगे तो जो भी स्पेक्ट्रम है दैट स्पेक्ट्रम इट इज लाइक दिस वन। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वेवलेंथ और ये करस्पॉन्ड कर रहा है यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट द लैम्बडा मैक्स, ओके, फॉर दिस वन। तो यहाँ पे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और थोड़ा हाइयर वेवलेंथ में। इन दिस वे इट्स गोज ऑन। ओके, सॉरी, लोअर वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन दिस वे इट्स गोइंग ऑन। ये एग्जांपल दिया है। आप यहाँ पे डिमर जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हो, उसे आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, हम उसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन हमें उस टेम्परेचर की वजह से जो भी रेडिएशन वहाँ से आ रहे हैं उन रेडिएशन को हम वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन करने के बाद, ओके, सबसे पहले हमने 1000 केल्विन पे किया था, उसके बाद 1250 केल्विन पे मेंटेन किया, उस वक्त का स्पेक्ट्रम हमने निकाला। उसके बाद हम 1600 केल्विन पे जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का उस वक्त का स्पेक्ट्रम उसको एनालिसिस किया और उस स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, अब मुझे बताइए इसके बेसिस पे हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी स्पेक्ट्रम को आप देखते हो, यहाँ पे 3 स्पेक्ट्रम्स है। दिस इज द फर्स्ट वन विच इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन, सेकंड वन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1250 केल्विन, दिस इज द थर्ड वन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1600 केल्विन। 3 स्पेक्ट्रम है। तीनों स्पेक्ट्रम में आपको ये दिखेगा कि जैसे जैसे हम स्टार्टिंग से वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ाते हैं कि वैसे वैसे ई लैम्बडा की वैल्यू बढ़ रहा है। एक पर्टिकुलर लैम्बडा पे वो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा ई लैम्बडा। सो उस ई लैम्बडा जहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है उसको हम बोलेंगे लैम्बडा मैक्स। उसके लैम्बडा मैक्स के बिहाइंड हम जैसे जैसे वेवलेंथ को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ई लैम्बडा की वैल्यू कम कम हो रहा है। ये हमें दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर आपने एनालिस किया हो तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि लैम्बडा मैक्स जो भी है इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ। लैम्बडा मैक्स इज शिफ्टेड टुवर्ड द लोअर वेवलेंथ एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो
तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. Okay, so this is the second point. So lambda max goes on decreases और it is shifted towards the lower wavelength, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहा है towards the lower wavelength. जब टेम्परेचर 1000 केल्विन था लैम्बडा मैक्स यहाँ था, जब टेम्परेचर 1250 केल्विन है वो लैम्बडा मैक्स यहाँ पे है, जब टेम्परेचर 1600 केल्विन है लैम्बडा मैक्स यहाँ पे है. तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे वैसे ब्लैक बॉडी का वैसे वैसे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस. ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ओके, थर्ड वन. अब अगर टोटल एमिसिव पावर देखना है हमें, टोटल एमिसिव पावर वो क्या होता है. अरे पूरे ब्लैक बॉडी ने जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है थ्रू आउट द गिवन सरफेस, जो भी सरफेस है उसका सरफेस एरिया उसका, उसमें से जो भी रेडिएशन इमिट कर रहा है पर सेकंड. ओके, ऑल विच इंक्लूड ऑल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ से, सभी वेवलेंथ उसमें इंक्लूड है, सभी वेवलेंथ से जो भी टोटल रेडिएशन जो भी इमिट कर रहा है, टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी पर सेकंड. रिपीट कर रहा हूं, टोटल रेडिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेवलेंथ व्हाट एवर इट, वो जो इमिट कर रहा है सबको कंसिडर करके चल रहा है. तो टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय दिस ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम, क्या, पर सेकंड. इट इज कॉल्ड एज एन इमिसिव पावर एंड दैट इमिसिव पावर, ओके, इमिसिव पावर जो भी है उस ब्लैक बॉडी का, इट इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर. अब ये इमिसिव पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे. ओके, ये इमिसिव पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इमिसिव पावर आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो. अगर ये स्पेक्ट्रम है, ये कर्व अगर है, सो इस कर्व ने जो भी एरिया कवर कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, सो दिस एरिया गिव्स द टोटल इमिसिव पावर. दिस एरिया गिव्स द टोटल इमिसिव पावर. तो आप अगर आप 1250 टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे आप इमिसिव पावर निकालना चाहते हो तो वो तो पूरा एरिया कवर कर लेगा, इतना ज़्यादा एरिया. ओके, इससे ज़्यादा होना चाहिए. और ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर देखते हो तो इमिसिव पावर ये पूरा कवर कर लेगा, जितना ग्राफ आपको दिख रहा है. तो आपको ये दिखेगा जितना एरिया ज़्यादा उतना उसका इमिसिव पावर ज़्यादा. तो व्हाट इज द इमिसिव पावर हम डिफाइन कर चुके हैं. तो यहाँ पे टोटल इमिसिव पावर जो भी होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टोटल इमिसिव पावर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस. ओके, टोटल इमिसिव पावर, पूरे ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर हम डिफाइन कर रहे थे. ओके, ये जो भी इमिसिव पावर हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे थे, ये करस्पॉन्डिंग था उस वेवलेंथ का. यहाँ पे सिर्फ ई है, यहाँ पे सिर्फ ई लैम्बडा है, ई सफिक्स लैम्बडा है, इतना आपको याद रखना है. सो ये 3 पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे ई लैम्बडा बढ़ रहा है. एक पर्टिकुलर लैम्बडा पे ई लैम्बडा की वैल्यू मैक्सिमम होगा, उस बिहाइंड अगर उन लैम्बडा मैक्स की बिहाइंड अगर वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो ई लैम्बडा की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस. सेकंड पॉइंट पे हमने देखा कि लैम्बडा मैक्स जो भी है, ओके, लैम्बडा मैक्स जो भी है, दिस इज डिपेंड्स ऑन, okay, it depends on temperature. As the temperature increases, the lambda max goes on decreases. So lambda max और temperature ये inversely proportional है. और third point जो भी था, it is nothing but the total emissive power of a black body. It is proportional to the temperature. As the temperature increases, total emissive power increases. Okay, तो ये था spectrum of black body. अब यहाँ पे हमें फाइनल कंक्लूजन देना है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन 2 लॉज आर देयर, 2 लॉज है इसके. प्रैक्टिकल जो भी हमें मिले, प्रैक्टिकल हमें ऐसा मिला है. ओके, तो फर्स्ट लॉ जो भी है, इट इज कॉल्ड एज एन वीन्स लॉ. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसके लॉ क्या है ये लॉ, वो हम अब देखने जा रहे हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू वीन्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ओके, सो यहाँ पे आपने देखा है कि लैम्बडा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T. ओके, व्हाट इज द T, टेम्परेचर इन केल्विन. सो इसी के बेसिस पे वीन्स ने एक लॉ दिया है. अकॉर्डिंग टू हिम लैम्बडा मैक्स इनटू टेम्परेचर इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू वीन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का. स्पेक्ट्रम के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ दिया है कि लैम्बडा मैक्स, प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स इनटू टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट. ओके, अब ये कितना होता है. सो लैम्बडा मैक्स
into temperature in a Kelvin, it is equals to 2.892 into 10⁻³ ओके। यूनिट क्या होगा, लैम्बडा है मीटर, टेम्परेचर है केल्विन। ओके, सो ये जो भी है दिस इज कॉल्ड एज वीन्स कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 2.892 into 10⁻³ मीटर केल्विन। ये होगा वीन्स का लॉ। ओके, सो ये लॉ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्बडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू दिस वन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैम्बडा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t था। तो ये जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया उसी के बेसिस पे ये लॉ दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ लैम्बडा मैक्स विद द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब इसका यूज क्या करेंगे हम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का यूज क्या करेंगे। तो अगर कोई स्टार आपको दिख रहा है, उस स्टार को आप स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से उसको एनालाइज कर रहे हो, उसका स्पेक्ट्रम अगर आपको मिलता है उस स्टार का, ओके, स्टार अगर बहुत दूर है, पास से उस स्टार के जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं, अगर उसको आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद आपको अगर लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मिल जाता है तो आप उस स्टार का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि ये जो भी लॉ है ये यूनिवर्सल है, ये सभी के लिए लागू होगा, किसी भी स्टार के लिए ये लागू होगा, ओके, या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये लागू होगा। अगर एक बार आपको लैम्बडा मैक्स मिल गया तो ये कांस्टेंट तो पता है आपको, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर कि उस स्टार का टेम्परेचर कितना है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब लोहे को हम गर्म करते हैं, ओके, अगर लोहे का टेम्परेचर कम है तो वो रेड दिखेगा, जैसे जैसे लोहे का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका कलर चेंज हो रहा है। ओके, कभी कभी बीच में आपको येलो ब्लू दिखेगा, येलो दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, लाइक वन ऑल कलर्स आपको दिख रहे हैं। सो वो जो भी है उसका अगर स्पेक्ट्रम आप एनालिसिस करते हो, उस लोहे का स्पेक्ट्रम अगर जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, ओके, उसका अगर स्पेक्ट्रम आप एनालिसिस करते हो तो उस स्पेक्ट्रम के बेसिस पे आप लैम्बडा मैक्स निकाल सकते हो। एक बार लैम्बडा मैक्स पता चल गया तो उस स्पेक्ट्रम का टेम्परेचर क्या, सॉरी, उस लोहे का टेम्परेचर कितना होगा यह आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, दिस इज अबाउट द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट लॉ, इट इज नथिंग बट द स्टीफन्स लॉ। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था कि टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इट इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब कैसे डिपेंड होता है, तो यहां पे एक देखा गया स्टीफन्स लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ द टोटल इमिसिव पावर it is proportional to the fourth power of temperature, fourth power of absolute temperature. तो टोटल इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू द T⁴। तो इसको रिमूव करने के लिए स्पेशली फॉर द ब्लैक बॉडी, ओके, सो E इज इक्वल्स टू सिग्मा को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनटू T⁴। सो वेयर सिग्मा इट इज कॉल्ड एज एन स्टीफन्स कांस्टेंट। और ये जो भी लॉ है इट इज ओनली फॉर द ब्लैक बॉडी। अगर आप ऑर्डिनरी बॉडी के लिए यूज करना चाहते हो तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी स्टीफन्स लॉ है, लेकिन यहाँ पे और एक क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। ओके, और एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, सो E इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू T⁴। व्हाट इज द सिग्मा? इट इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू कितना होना चाहिए? द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10⁻⁸। अच्छा है, 5, 6, 7, 8 याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। 5.67 इंटू 10⁻⁸। ओके, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? तो ये इसका यूनिट है वैट पर मीटर स्क्वायर और ये केल्विन टू द पावर 4। सो यहाँ पे वैट per meter square into Kelvin to the power 4. So this is a SI unit of this constant, Stefan's constant. Total emissive power, it is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. This is nothing but the Stefan's law. Okay, ये था results. Okay, ये जो भी आया इसके बेसिस पे इन्होंने रिजल्ट्स हमें दिया है, वीन्स लॉ का और स्टीफन्स लॉ का रिजल्ट्स इसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें मिल गया। अब प्रॉब्लम ये आता है जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ओके को एनालिसिस किया गया और उसके जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे लाइक दिस वन, तो इन रिजल्ट्स को क्लासिकल मैकेनिक्स, स्पेशली इन दोनों को क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ हद तक एक्सप्लेन कर रहा था। यस, उनको एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, लेकिन
यहाँ पे अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस वेवलेंथ पे कितना इमिसिव पावर है और उतना ही क्यू है। ओके, इस वेवलेंथ पे इतना इमिसिव पावर हमें दिख रहा है तो इतना ही क्यू है। ये तो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, वेव थ्योरी के बेसिस पे, लेकिन ऐसे पर्टिकुलर बढ़ क्यों रहा है, बाद में क्यों कम हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स दे नहीं रहा था। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी बोलिए या जो भी रेजोनेटर उनके कंसेप्ट उन्होंने कंसिडर किए थे, उसके बेसिस पे इसका एक्सप्लेनेशन उनको नहीं मिल रहा था कि पर्टिकुलर इसी वेवलेंथ पे इतना ही इमिसिव पावर क्यों आ रहा है, इस वेवलेंथ पे इतना ही इमिसिव पावर क्यों आ रहा है। ओके, और लैम्बडा मैक्स के बाद हर एक डिफरेंट वेवलेंथ पे इतना ही इमिसिव पावर क्यों आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं दे पा रहा था। बाद में आ गए मैक्स प्लैंक्स, और मैक्स प्लैंक्स ने जो भी थ्योरी पुटअप किया है, ओके, E इज इक्वल टू एच न्यू, उस थ्योरी के बेसिस पे कुछ अज्यूम करके मैक्स प्लैंक ने बाद में इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से दिया है। क्या किया है मैक्स प्लैंक ने, ओके, इसका डिस्कशन इस वीडियो में हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर देखना था कि एग्जैक्टली व्हाट आर द स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी, बाकी रैलेजेंस है, बाकी बहुत सारे थ्योरीज पुटअप हुए थे। उसको 1 या 2 साल की बात नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत साल लगे हैं। ओके, तो वो पूरा कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट होते गया, फिर मैक्स प्लैंक ने फाइनली कैसे डिफाइन किया या क्या अज्यूम करके उन्होंने ये किया, तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी हम बाद में देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पे इतना मैं बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे कुछ फेल हुआ है क्योंकि प्रॉपर ये वेरिएशन ऐसे क्यों हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। ओके, तो बाद में मैक्स प्लैंक ने दिया, मैक्स प्लैंक ने कौन सी थ्योरी अडॉप्ट किया है, कैसे दिया है, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब तक के लिए बाय बाय।